कल हमने ओम्स लॉ पढ़ लिया था। ओम्स लॉ क्या था? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जहाँ पर हमने इसको हटाया था इक्वल टू का टाइप से साइन लगाया था और क्या लिखा था? R I। R का मतलब था रेजिस्टेंस, है ना। अब ये रेजिस्टेंस किस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है? R डिपेंड्स ऑन, किस किस के ऊपर डिपेंड करेगा? सीधा सीधा करता है L पर। L क्या होता है? लेंथ। जितना बड़ा वायर लोगे उतना ही बड़ा क्या होगा? जितना बड़ा वायर होगा, जितने तार की लंबाई होगी उतना ही बड़ा क्या होगा? रेजिस्टेंस। अगर मैंने तार बहुत छोटा सा लिया है तो रेजिस्टेंस छोटा, अगर तार ज़्यादा बड़ा ले लिया तो रेजिस्टेंस ज़्यादा, और बड़ा ले लिया तो मतलब जितना तार की लंबाई उतना ही रेजिस्टेंस। सीधा सीधा डिपेंड करेगा। लंबाई ज़्यादा रेजिस्टेंस ज़्यादा, लंबाई कम रेजिस्टेंस कम। दूसरा एरिया के इन्वर्सली। इसका मतलब अगर तार मोटा है तो यानी उसका एरिया ज़्यादा है, अगर एरिया ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस होगा कम, है ना। जैसे कि अगर मैं 1 को डिवाइड करूँ 2 से और 1 को डिवाइड करूँ तो देखो ऊपर नंबर तो सेम सेम है, यहाँ पे जब डिवाइड करें तो कितना आंसर आएगा? 0.5, और यहाँ पे जब डिवाइड करें तो कितना आएगा? 0. यानी अगर नीचे वाला नंबर छोटा होगा तो आंसर आएगा ज़्यादा, और अगर नीचे वाला नंबर बड़ा हो गया आंसर आएगा कम। इसका यहाँ से रिलेशन कैसे निकालेंगे? अगर एरिया ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस आएगा कम, अगर एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस आएगा, आएगा समझ में? रेजिस्टेंस होगा फिर ज़्यादा। और मैंने बताया था जो आपकी दिवाली वाली लाइट आती हैं, है ना, वो बहुत जल्दी गर्म हो जाती हैं या बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं, ज़्यादा दिन नहीं चलती हैं, क्योंकि उनका वायर बहुत होता है पतला। वायर पतला होता है इसलिए उसमें रेजिस्टेंस होता है ज़्यादा, और वो बहुत जल्दी से गर्म हो जाते हैं, इसलिए वो बीच में से कहीं भी एक बल्ब फ्यूज़ हो जाता है, तार मेल्ट हो जाता है, जिसकी वजह से फिर पूरी लड़ी बेकार हो जाती है। या तो हम उस बल्ब को ढूंढें और वहाँ से उस बल्ब को हटा के कट लगा के कनेक्शन दोबारा करें, जोड़ दें। अब क्योंकि इतने सारे बल्ब होते हैं उस वाली में तो हम पता नहीं चल पाता कहाँ से हुआ है, और कभी कभार तो ऐसा होता है कि 3 से 4 बल्ब फ्यूज़ हो जाते हैं, है ना। तो इसी वजह से वो जो लाइट होती है बहुत जल्दी से ख़राब हो जाती है। ख़राब होने की वजह क्या है? क्योंकि रेजिस्टेंस होता है उनका ज़्यादा, एरिया कम होता है, वायर पतला होता है। हाँ तो पूरी इसलिए बंद, हाँ। अब मैंने बोला अगर एक बल्ब ख़राब हुआ है तो एक बल्ब उस वाले बल्ब को हटा दो, लाइट सी रहेगी। अब मान चलो 4 से 5 बल्ब ख़राब हो गए जे जगह से, या तो उन 4 से 5 बल्ब का पता लगाओ कौन कौन से ख़राब हुए हैं, उन्हें वहाँ से हटा के छोड़ दो, पूरी जल जाएगी। आई बात समझ में? तो अगर लेंथ ज़्यादा रेजिस्टेंस ज़्यादा, एरिया ज़्यादा रेजिस्टेंस कम। अब इसको और इसको दोनों को मिलाएंगे और एक नई इक्वेशन बनाएंगे। क्या बनेगा? R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन बुझे इन्वर्सली होता है। आई बात समझ में कुछ? अब जैसे ही हमने यहाँ पे करा था, इसको हटाया तो इक्वल टू का साइन आया था, साइड में कुछ लगाया, सेम ऐसे ही जब यहाँ से इसको हटाएंगे तो कुछ आएगा R। जब मैं इसको हटाऊंगा तो किसका साइन आएगा? इक्वल टू का, और एक लेटा हुआ P, इसको बोलेंगे रो। इसको क्या बोलेंगे हम? रो। ये होगा L अपॉन A, जिसको क्या नाम दिया जाता है? RESTIVITY, रजिस्टिविटी, और हिंदी में विशिष्ट प्रतिरोध। आए को समझ में? अच्छा तो मुझे बताओ रेजिस्टेंस किस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा? एरिया। एक और चीज़ कौन सा? नेचर। नेचर मतलब आपने कौन सा मटेरियल यूज़ करा है तार का वाला। क्या आपने वायर लिया है कॉपर का? क्या आपने वायर लिया है एल्यूमिनियम का? क्या वायर आपने लिया है सिल्वर का? क्या आपने वायर लिया है गोल्ड का? है ना, ये सारी चीज़ें टेम्परेचर तो करता ही करता है ना। जैसे हमने पढ़ाई था भाई, टेम्परेचर तो सीधे सीधे पढ़ लिया था ओम्स लॉ में। टेम्परेचर चेंज होगा तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा नहीं हो जाएगा?
क्योंकि ये सिर्फ तभी तक वैलिड था जब तक टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा वायर का। ओम्स लॉ में ये तो पढ़ा था कि ओम्स लॉ तभी तक काम करेगा जब तक फिजिकल कंडीशन सेम रहेंगे। फिजिकल कंडीशन मेन क्या था? टेम्परेचर। तो अगर आपसे कोई पूछे रेजिस्टेंस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा, तो आप क्या बताओगे? पहला लेंथ पे सीधा सीधा डायरेक्टली, एरिया पे इन्वर्सली, नेचर, और चौथा टेम्परेचर। ठीक, अब ये रो रजिस्टिविटी, रो ये कैसे निकालेंगे हम? आर में मल्टीप्लाई कर देंगे ए की, और एल से कर देंगे डिवाइड, तो क्या निकल जाएगा हमारा? रो रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी का मतलब है कि किसी एक स्पेशल वायर, किसी एक अलग से वायर जो लगाया उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कैसे निकालेंगे? तो जो उसका रेजिस्टेंस है वो ए एल। याद रखिएगा रजिस्टिविटी ना तो लेंथ पे डिपेंड करेगी ना एरिया पे डिपेंड करेगी, ये सिर्फ डिपेंड करेगी नेचर ऑफ मटेरियल। किसके ऊपर? नेचर ऑफ मटेरियल, कि आपने कैसा वायर यूज़ करना है या कैसा वायर यूज़ करा है। अक्सर एमसीक्यूज में क्वेश्चन आ जाता है इसके ऊपर नहीं, इसके ऊपर, क्योंकि बच्चों के मन में रटा हुआ था रेजिस्टेंस वाला कि रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है, नेचर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर डिपेंड करता है। और क्वेश्चन पूछता क्या है कि मुझे बताइए रजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, तो ऑप्शन लिखता है लेंथ, एरिया, नेचर, नन ऑफ दीज, है ना? या फिर लास्ट में लिख देगा ऑल ऑफ दीज। भाई लेंथ, एरिया, नेचर, ऑल ऑफ दीज। बच्चे ने ये रट रखा है और टिक मार देगा ऑल ऑफ दीज के ऊपर, सभी के सभी। वहीं उसका कटा नंबर भी। हाँ, विशिष्ट प्रतिरोध सीधा सीधा किस पर डिपेंड करता है हमारा? नेचर पर, मटेरियल, कौन सा हमने मटेरियल यूज़ करा है, उससे लंबाई एरिया से कोई फर्क नहीं पड़ता। लंबाई एरिया जाए भाड़ में, अपन को चाहिए सिर्फ नेचर, स्वभाव कैसा है। स्वभाव अच्छा अपने लिए अच्छा, स्वभाव खराब अपने लिए खराब, सीधा बात। ठीक है ना? छापना है तो छापो, फिर हटा रहा हूँ इसे। क्या वाला भी? हाँ जी, अब देखो क्वेश्चन कैसा आएगा इसके ऊपर। क्वेश्चन क्या है? अ वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग अ लेंथ एल। मेरे पास कोई एक वायर है, तार, कोई वायर है जिसकी मैंने लंबाई लेंथ दे रखी है कितनी? ठीक है ना? इसके बाद में एंड अ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब एरिया मुझे दे रखा है, क्षेत्रफल, एरिया दे रखा है मुझे ए, क्षेत्रफल दे दिया ए। हैज़ अ रेजिस्टेंस 4 ओम। आर कितना दे दिया मेरे को? R1 कितना दे दिया? 4 ओम। अच्छा जी, व्हाट शुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ सेम मटेरियल। मैंने दूसरा वायर लिया सेम मटेरियल, अगर मैंने इसमें सिल्वर का वायर लिया तो इसमें भी क्या रहेगा? सिल्वर का। अगर इसमें मैंने गोल्ड का वायर लिया तो इसमें भी, इसमें एल्यूमिनियम का लिया तो इधर भी, तो यहाँ पे भी मैंने एक वायर लिया। अच्छा, जो वायर यहाँ पर है वही वायर, तो मतलब रजिस्टिविटी दोनों की सेम होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? रजिस्टिविटी मतलब विशिष्ट प्रतिरोध, वो तो डिपेंड करता है नेचर पर। अब दोनों तरफ वायर सेम सेम है तो ये तो सेम सेम ही हो गया, यानी इसमें रो 2 की वैल्यू क्या रहेगी? रो, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब मुझसे पूछा क्या है? व्हाट शुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर। क्या पूछा है? रेजिस्टेंस, यानी आर। अगर ये R1 था तो मुझसे क्या जानना चाहता है वो? R2। अच्छा जी, और क्या दे रखा है? हैविंग लेंथ L/2। अब जो मैंने वायर लिया है उसकी लंबाई है पहले वाले की आधी। अगर इसकी लेंथ L है तो नई वाली लेंथ क्या है? L/, में एरिया है दुगना, एरिया क्या है? डबल। अगर इसका एरिया A है, इसका एरिया है 2। आएगा समझ में? क्वेश्चन आएगा समझ में? पक्का? जो काम की चीज़ हमने लिखनी, भाई एक वायर है जिसकी लंबाई L1 है, एरिया A1 है, रेजिस्टेंस 4 ओम। विशिष्ट प्रतिरोध नहीं दे रखा, रेजिस्टिविटी मैंने उसे क्या मान लिया? रो।
तो अगर यहाँ पर है तो यहाँ पर भी वही रहेगा, क्योंकि जो यहाँ पर वायर है वही सेम वायर, तार को मैंने चेंज नहीं करा, बस उसकी लंबाई मोटाई चेंज कर दी है, बाकी जो वायर यहाँ पर था वही सेम वायर। हाँ, अब मैं जानना चाहता हूँ इसका रेजिस्टेंस क्या होगा। अगर मैं कर दूँ लंबाई को आधा और एरिया को डबल, तो सबसे पहले यहाँ पर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगाओ। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला याद है, R इक्वल टू क्या होता था, रो एल ए, यहाँ पे R1 रो1 L1 A1, आई बस समझ में। ऐसे यहाँ पे लगाओगे R रो L2 और नीचे ये मुझे दे रखा है, कितना दिया है, ठीक है जी, ये दे रखा है, कितना है, ये दे रखा है L, और ये कोई शक परेशानी संकट, यहाँ पे R2 मुझे निकालना है, पता ही नहीं है क्या मुझे दे रखा है, ये कितना है रो, क्या मेरे पास में L2 है, कितना है L बाय, क्या एरिया है, कितना है 2A, याद करो बचपन, इसके नीचे कोई नंबर नहीं तो क्या मानूंगा मैं, इसकी मल्टीप्लाई सबसे नीचे वाले की, याद आ रहा है बचपन, R2 रो L इंटू 1, L ही आएगा, 2 इंटू 2, और यहाँ पर समझ में आया कुछ, आप जरा देखो कुछ दिख रहा है, ये कुछ दिख रहा है ये, तो इसकी जगह मैं क्या रख सकता हूँ, है ना, इसकी जगह क्या रख सकता हूँ मैं 4, और नीचे भी 4 से 4 कितना आएगा, यानी जो R2 है उसकी वैल्यू कितनी आएगी 1, कौन सा वाला 4, जरा देख, रो एल ए रो एल कितना दे रखा है, तो इसके जगह नीचे वाला 4 जिंदा है कि नहीं जिंदा, अभी मेरा 4, आगे समझ में, ये 4 से 4 कट गया, कितने बार में, हेड 1 का साइन, ठीक है, आगे समझ में, पक्का छापना है। अब पढ़ना है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ, जिसमें आता है दो तरीके का, एक आता है सीरीज और एक आता है पैरेलल। सीरीज मतलब श्रेणी क्रम, पैरेलल मतलब समांतर यानी पार्श्व, दोनों कुछ भी बोल सकते हो आप, समांतर या फिर पार्श्व। पहले बढ़ते हैं श्रेणी क्रम, सीरीज वाला। रेजिस्टेंस इन सीरीज, प्रतिरोध लगाना मुझे, कहाँ पे प्रतिरोध लगाऊं मैं, श्रेणी क्रम में। जरा देखो बेटा, कहेगा बेटा सीधा सीधा पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन वोश्चन नहीं देता वो, सीधा ये पूछ लिया जाता है कि टोटल R निकालिए। कैसे निकालेंगे आप, अगर आपने रेजिस्टेंस लगा रखा है सीरीज में। सीरीज़ का मतलब क्या होता है, सीरीज़ का मतलब होता है, अगर आप थोड़ा सा लिंक करो, सीरीज़ का मतलब है लाइन से एक ही रास्ते पर जाना, है ना। जैसे आजकल वेब सीरीज़ नाम बहुत चल रहा है। वेब सीरीज़ का मतलब क्या होता है, लगातार 7-8 पार्ट रिलीज़ हो जाने, है ना। एक बहुत अच्छा सा नाटक है, स्टार प्लस पे आता है, उसकी सीरीज आज तक ख़त्म ही नहीं हुई है अभी तक से। ये रिश्ता क्या कहलाता है पता नहीं, बढ़िया कमर के देगी, उसकी सीरीज़ पे सीरीज़ बनती जा रही हैं, है ना। तो सीरीज़ मतलब जो लगातार कंटिन्यूसली चलता जाए। अब वेब सीरीज़ में क्या है, वेब सीरीज़ में क्या है, एक कोई नाटक होता है लगातार चलता जाता है, कोई मूवी होती है लगातार चलती जाती है, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट। यहाँ पे श्रेणी क्रम सीरीज़ में क्या लगा होगा हमारा, रेजिस्टेंस, यानी इस बार रेजिस्टेंस होगा, पहला रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस, तीसरा रेजिस्टेंस, चौथा, पाँचवा, ऐसे ही कितने भी हो सकते हैं, 100, 50, 150, 300 कितने भी। पर अभी आपके जो बुक्स में है वो मैक्सिमम 3, 2, 4 इन सब के लिए हैं।
ज़्यादा तो 5, इससे ज़्यादा नहीं है। तो जो 3 के लिए होगा वही 5 के लिए होगा, वही 10 के लिए होगा। तो हम 3 के लिए सीखते हैं। मैंने बनाया पहला रेजिस्टेंस, दूसरा, तीसरा। मैंने बोला था रेजिस्टेंस मतलब दिल की धड़कन, याद है ना? रेजिस्टेंस मतलब दिल की धड़कन। यहाँ पे लगाया एमीटर, यहाँ पे लगाई बैटरी, यहाँ पे लगाएंगे की, और ये फिर। अच्छा मुझे बताओ, क्या ये स्विच ऑन है ऑफ है? ऑन है। मैंने आपको बताया था शायद, अगर बिंदी लगा दी, आंख बंद करके मानो ऑफ है, बिंदी हटा दी ऑन है। ये होता है प्लस, ये होता है इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले, यहाँ पे प्लस आएगा और यहाँ पे ऐसे गया और वापस। ठीक, आया समझ में? ठीक है जी। इसका मैंने बोला R1, इसका मैंने बोला R2 और इसको बोला मैंने R। आपको याद हो मैंने कुछ पोटेंशियल डिफरेंस नाम की कोई चीज़ बताई थी? पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या था? चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने के लिए वर्क करना पड़ता है। यहाँ पे देखो एक पॉइंट बना, एक पॉइंट यहाँ पे बना, मतलब हम पहले यहाँ पे कूदाएंगे, चल कूद, तो यानी यहाँ पे हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस आएगा निकल के, उसको मैंने बोला V1। ठीक, फिर यहाँ पे फिर दोबारा से जंप मारनी पड़ेगी, यहाँ पर आएगा V2, ऐसे यहाँ पर V3। ठीक, यहाँ पे क्या जा रहा है हमारा करंट। अब बच्चों का बड़ा प्रश्न होता है कि हम कैसे पहचानेंगे कि कनेक्शन में सीरीज में दे रखा है, पैरेलल में दे रखा है। बस इतना से याद रखना हमेशा, अगर करंट सीधा सीधा जा रहा है, डिवाइड नहीं हो रहा है, तो वो है सीरीज़। वो क्या है? अगर करंट डिवाइड हो जाएगा तो हो जाएगा पैरेलल। ठीक है ना? तो अभी तो सीरीज में क्यों करंट डिवाइड नहीं हो रहा है? डिवाइड नहीं हो रहा है मतलब क्या है? सीधे सीधे रास्ते पर जा रहा है, कहीं और थोड़ी जा रहा है कूदता हुआ। ये रास्ता दिख रहा है इसे जाने के लिए और यहीं पे जा रहा है। करंट मतलब सेम है। करंट क्या है? चेंज क्या हो रहा है? V। अगर मुझे टोटल V निकालना है तो उसके लिए क्या करूँगा मैं? V1 प्लस V2 प्लस V। आपको याद हो मैंने फॉर्मूला बताया था V इक्वल्स टू I, तो यहाँ पे V इक्वल्स टू I। V1 के लिए क्या हो जाएगा? I R1, है ना? V2 के लिए करंट तो सेम रहेगा, चेंज क्या होगा? रेजिस्टेंस R2। करंट तो सेम रहेगा, चेंज क्या होगा? I R3। सभी में सेम सेम है I। I को बाहर ले लो, अंदर बचा R1 प्लस R2 प्लस इस वाला ऐसे, ये वाला I, तो ये जो R आई ये होगा R टोटल, R1 प्लस R2 प्लस R3। या तो आप R टोटल बोलोगे या बोलोगे R इक्वलेंट, और हिंदी में बोला जाता है R इक्वलेंट को R तुल्य। तुल्य तुल्य। ठीक, आप हिंदी में लिखोगे तुल्य, लिख सकते हो, पर फिर भी अपनी सेफ्टी के लिए अगर लिखना चाहते हो लिख सकते हो, कोई काटेगा नहीं, कोई भी कट नहीं करेगा। ये भी ठीक है एकदम, ये भी ठीक है। आई बस में यानी और मुझे टोटल रेजिस्टेंस निकालना हो और सारे रेजिस्टेंस कैसे दे रखे हों? सीरीज़ में, तो मेरा बस क्या काम है? सभी को प्लस कर दो। जैसे कि अगर मैं बोलूँ मुझे R1 दे रखा है 2, R2 दे रखा है 3, R3 दे रखा है 5, तो सभी क्या कर दूँगा? प्लस। क्या दोनों आपस में? हाँ, I मल्टीप्लाई R। जब कोई भी साइन नहीं होता बीच में मल्टीप्लाई का साइन आता है। ठीक है ना? आगे समझ में? छापना है? छापो फटाफट।
इधर अब इस बार जो रेजिस्टेंस है वो किस में लगा होगा, पैरेलल में। पैरेलल मतलब याद रखना हाथों की चूड़ियाँ, ये वाला हमेशा याद रहेगा, है ना। यानी रेजिस्टेंस एक के ऊपर एक, एक ऊपर और एक नीचे। यहाँ पर मैंने 3 रेजिस्टेंस ले लिए, पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक। इनको जोड़ दिया फिर ऐसे करके, स्विच ऑन है पक्का। इसका मतलब हम ये देख रहे हैं प्लस माइनस, ठीक है ना। ये R1 ये और ये R3, ठीक। अब इधर देखो होता क्या है, यहाँ पे जो करंट निकलेगा, यहाँ से करंट गया I, यहाँ से हो गया डिवाइड वाला पोर्शन। अब करंट कंफ्यूज, इधर जाऊँ या इधर जाऊँ, 3 जगह मिले रास्ते जाने के लिए। उसने अपने 3 हिस्से कर दिए, I1 I2, यानी इसमें करंट जा रहा I3, इसमें जा रहा I2 और इसमें जा रहा है यहाँ पे I1 I2 I, और वापस से तीनों मिल गए, वापस क्या बन जाएगा, ये प्लस मतलब ये भी और ये, ठीक है। अच्छा एमीटर हमने लगा दिया, ए का मतलब क्या है, एमीटर, जो कि बताएगा करंट है क्या नहीं इसमें। वोल्टमीटर लगाया क्या हमने, कहाँ लगा है, वोल्टमीटर लगेगा ऐसे यहाँ पे कहीं। अब इसका जो वोल्टमीटर होता है वो एक ही रहता है V, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहीं से जंप मार लेगा, इधर जाने के लिए भी, इधर जाने के लिए भी, और ठीक है ना। तो इसका क्या जाएगा V। अच्छा वहाँ पे चेंज हो रहा था V1 V2 V3, इसलिए हमने V लिया था। यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है I, इस बार के लेंगे I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। V इक्वल्स टू क्या होता है IR। अब अगर I निकालना हो तो V अपॉन, यहाँ पे V अपॉन, यहाँ पे I1 है, इसका मतलब V तो सेम है, चेंज क्या हो रहा है R। तो यहाँ पे करेंगे V अपॉन, कोई संकट परेशानी भाई I की जगह V अपॉन R, I1 की जगह देखा I1, ठीक है। V तो सेम रहेगा, चेंज होगा R, तो यहाँ पे क्या जाएगा R1। सेम ऐसे यहाँ पे V तो सेम रहेगा, R2 V तो सेम रहेगा, R, ठीक है ना। ऊपर से सभी में क्या निकालेंगे V कॉमन, तो V अपॉन R, V बाहर निकाला, 1 अपॉन में R 1 अपॉन में R 1 अपॉन में R, इससे ये, तो क्या बचेगा यहाँ पे 1 अपॉन R, और क्या बचा इक्वल्स टू में 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन, समझ में आया कुछ पक्का। मैं देखो यहाँ सभी में से V कॉमन निकाल लेते, V से V कट गया, अब जो जिंदा बच गया वो लिख दिया। अब यहाँ पे अगर आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू दी जाएंगी अलग अलग, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू को आप यहाँ पे रख देंगे, और फिर क्या निकालेंगे सभी का एलसीएम तो आता है ना, बेसिक चीज़ें हैं एलसीएम। तो ये जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा आर टोटल या फिर आर इफेक्टिव, और हिंदी में आर तुल्य। किसकी, ये नहीं दिया, ये हमेशा निकालना होगा बेटा। हाँ वो देगा ही, और क्या।
ठीक। अब मेरा प्रश्न आपसे, आपके घर में जो कनेक्शंस हो रहे हैं, लाइट, पंखे, कूलर, टीवी, एसी, सबका, ये कनेक्शन आपका सीरीज़ में है पैरेलल में है? समांतर में। ऐसा क्यों? वोल्टेज तो देख सेम है, यहाँ भी अलग अलग फैले, उससे पहले वाले में अलग अलग फैले थे। देखो याद रखो, सुनो, रेजिस्टेंस में क्या बनाया था हमने डायग्राम, कुछ ऐसा, कुछ ऐसा बनाया था। ये जो रेजिस्टेंस असल में है क्या, रेजिस्टेंस का मतलब है जो आप चीज़ यूज़ कर रहे हो। मान के चलो ये फ़ैन है आपका, ये टीवी है, ये एलसीडी है, टीवी हो गया, कुछ और ले लो, क्या लोगे, लाइट ले लो, चलो पंखा वगैरह, लाइट वगैरह। अब करंट यहाँ से गया, आई, अगर आपने अपने घर का कनेक्शन गलती से सीरीज में करवा दिया और ज़्यादा करंट आने की वजह से आपका टीवी गया फूक, टीवी गया, मतलब टीवी, तो टीवी तो ख़राब हो गया, मतलब अब करंट यहाँ से यहाँ पे जाएगा क्या भाई, ये ख़राब हो गया, मतलब यहाँ से आगे तक नहीं जा सकता। पहले हमें ये ख़राब होने मतलब ये वाला वायर ख़राब हो गया, टीवी ख़राब मतलब ये वाला वायर ख़राब हो गया, मतलब पंखा तो चलेगा पर लाइट सेम। ऐसे ही अगर आपका फ़ैन बेकार हो गया, फिर दोनों ख़राब नहीं हुई पर चलेंगी कुछ भी नहीं। और समांतर में क्या चीज़ है, आपका मान चलो ऊपर वाला ख़राब हुआ तो नीचे तो अलग अलग करंट जा रहा है, नहीं जा रहा है। इसीलिए जब आपका पंखा ख़राब होता है आप टीवी लाइट आराम से यूज़ कर पाते हो, या फिर अगर लाइट ख़राब होगी तो पंखा और टीवी आराम से यूज़, बेनिफिट मिला। यानी पैरेलल में करने का एक फ़ायदा ये है कि अगर आपका एक अप्लायंसेस, एक उपकरण ख़राब होता है तो बाकी सब आराम से ऐसे चलते रहेंगे क्योंकि सब में अलग अलग करंट जा रहा है। पर अगर सीरीज़ में, समांतर में, सॉरी श्रेणी में अगर एक उपकरण, एक अप्लायंसेस ख़राब हुआ तो बाकी सारे भी बंद हो जाएंगे। आए बात समझ में? इसीलिए हम ये वाला यूज़ नहीं करते हैं और इसको हम यूज़ अपने घरों में, ठीक है ना। कुछ नोट करना, फटाफट नोट करो। एक सेकंड इधर बेटा, एक चीज़ यहाँ पे सभी का मीटर अलग अलग होगा, A1 A2 और A3, सभी का वो एमीटर होगा अलग अलग, क्योंकि सभी में करंट अलग अलग जा रहा है ना। इसमें अलग रीडिंग आएगी करंट की, इसमें रीडिंग अलग आएगी, इसमें रीडिंग, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन क्या, प्रश्न आपको कुछ ऐसे डायग्राम दे रखा है, ये जो V लगा है मैंने अपनी तरफ से लगाया है, मुझे कैलकुलेट करना है V 6 ओम के लिए यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस V कितना होगा। तो सबसे पहले मेरा काम होगा करंट का कैलकुलेट करना। क्या करंट कैलकुलेट करना? करंट। अगर मुझे पता चल जाए यहाँ पे करंट की वैल्यू कितनी है तो I मिल जाएगा, R है तो V निकाल सकते, नहीं निकाल सकते हो, है ना, V कुछ होता है IR। तो पहले मेरा काम क्या है, I निकालने का। अब I कैसे निकालेंगे, अगर करंट यहाँ से गया तो यहाँ पे डिवाइड होगा नहीं होगा। अगर ये R1 है और ये ज़रा देखो करंट डिवाइड हुआ, I यहाँ पे ऊपर गया I1 और नीचे यहाँ पे वापस से क्या बन जाएगा, करंट। तो पहले मेरा काम क्या होगा, करंट डिवाइड हो रहा है, मतलब ये दोनों रेजिस्टेंस कैसे हो गए, पैरेलल में। किस में हो गए, पैरेलल में। मैंने बताया था जब भी करंट डिवाइड हो जाएगा, जाने के पास उसके रास्ते बहुत सारे होंगे, अलग अलग रास्ते होंगे, तो उस समय आप कौन सा लगाओगे, पैरेलल। पैरेलल है तो आप लिखोगे क्या,
कि जो R1 और R2 है वो किस में है, पैरेलल, समांतर। ठीक, पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/R, 1 में R1 प्लस 1 में, अब आप फाइनल आर तो निकाल नहीं रहे हो, टोटल आर थोड़ा निकाल रहे हो अभी, क्योंकि टोटल आर कब निकलेगा, जब मैं इसको भी लूँगा। अभी टोटल आर थोड़ा निकला है, इसको मैं नाम दूंगा आर डैश। क्या नाम दिया मैंने, आर। तो 1/R डैश इक्वल्स टू R1 की वैल्यू कितनी है, 4 और ये 2, दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 4। 4 के टेबल में 4 कितनी बार आता है, एक बार में। 2 के टेबल में 4 कितनी बार आता है, 1/R डैश, 1 2 4, 3/4। अक्सर बच्चे गलती करते हैं, यहीं पे छोड़ देते हैं। हमें निकाला था R डैश, ये निकला है 1/R डैश। तो आप क्या करोगे, पलटी मार दोगे, इसको ऊपर और इसको 4 ऊपर, निकल गया R डैश। कोई परेशानी, पक्का। अब R डैश एंड R3 आर इन सीरीज। कैसे, मैंने इन दोनों को सॉल्व करा तो क्या निकल के आया, 4/3। तो कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा, R डैश ऐसे तो बनेगा कुछ, क्योंकि इन दोनों सॉल्व कर लिए तो कितना आ गया, R डैश, और ये वाला अब सीधा सीधा हो गया नहीं, एक ही लाइन में। और जब एक ही लाइन होता है तो कौन सा होता है, सीरीज। सीरीज में क्या करते हैं हम, सीधा सीधा प्लस कर देते हैं। R टोटल इक्वल्स टू R डैश प्लस R डैश कितना है मेरे पास में, 4/3, R3 कितना है, 6, एलसीएम ले लो, 4 18 3 22, ये निकलेगा मेरा R टोटल। कोई परेशानी वाली बात। अब मैंने क्या बोला, V दिया है, R टोटल है मेरे पास में, तो मैं करंट निकाल सकता हूँ, V इक्वल्स टू IR। V कितना है, I पता नहीं, टोटल R है 22 में 3 की इधर मल्टीप्लाई, 22, 2 से ये कितना गया, एम्पियर। क्या मेरे पास करंट पता चल चुका है। हमें क्या निकालना है, V2। हमें क्या निकालना है, तो V का फॉर्मूला था IR, तो V2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, IR3। भाई मुझे V2 निकालना है, तो V2 के लिए करंट तो सेम रहेगा, चेंज क्या हो रहा है, तो V2 IR3। V2 पता नहीं है, करंट तो पता है कितना, और R3 कितना है, 6 3 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस में ओम लगेगा रेजिस्टेंस में, ठीक है। इजी क्वेश्चन है ना, कोई मुश्किल। छाप लो।